हेलो गाइस, मैं सूरज राज अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो रहने वाली है वो बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम 2021 में आने वाले क्वेश्चन मान लीजिए एंट्रेंस एग्जाम में। देखिए, मैं इस वीडियो में 50 क्वेश्चन आपको कराऊंगा और 50 क्वेश्चन के लगभग बता रहा हूं कि आपको 200 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। आप इन 50 क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपके 200 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। क्यों? क्योंकि मैं हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करने वाला हूं। ठीक है ना? मतलब कि एक क्वेश्चन से जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चनों को मैं आपको याद कराऊंगा बड़े आसानी से। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और आपको जो भी क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन के आंसर अपने दिमाग में लगा के कमेंट बॉक्स में करिए। थोड़ा सा यार माइंड जरूर लगाइए हर क्वेश्चन पर, और मैं जितने भी क्वेश्चन से क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कवर कराऊंगा। तो आई होप वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और दोस्तों को शेयर करिएगा। स्टार्टिंग करते हैं बीएड 2021 के एंट्रेंस एग्जाम की पूरी तैयारी। आपको मैं रीजनिंग, हिंदी और समान ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन दूंगा जो आपके लिए मेन पॉइंट्स है। ठीक है? और इन एग्जाम में यदि आप पास हो जाते हैं बीएड में, और मैं यदि आप बीएड की जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये बुक पढ़ा रहा हूं, ठीक है, जो मैं लेके आऊं कुछ मटेरियल और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं उसके पीडीएफ दे दूंगा आप। ठीक है? पीडीएफ में बनवा के एक दो दिन में अपलोड कर दूंगा साइट पे, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और फटाफट अपने टेस्ट स्टार्टिंग कर दीजिएगा। लेकिन मैं आपको उन क्वेश्चनों के अंदर के जितने भी क्वेश्चन पूछेगा वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं कवर कराऊंगा, ताकि आपको यदि इन क्वेश्चनों से कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड आता है तो उन क्वेश्चनों के आंसर आप चुटकियों में लगा दें। और देखिए, कोई आप एससी में, ओबीसी में हो, यदि आप बीएड प्राइवेट में यदि आपका एडमिशन आए तो आप मुझे एक बार जरूर बताना कि सर मैं प्राइवेट में कॉलेज में लेना चाहता हूं और मुझे कॉलेज नहीं जाना है, मैं किस जगह पे एडमिशन लूं, तो मैं आपको दिला दूंगा। आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एडमिशन जहां कहेंगे आप वहां दिला दूंगा, बहुत कम फीस में। ठीक है? तो चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और साथ ही साथ बीएड का जो बीएड पेपर हैकर के नाम से आपको मिलेगा, एक हमारे चैनल पे जाइए और चैनल पे आपको बहुत सारे चैनल मिलेंगे होम पेज पे। तो उसमें क्या है, आपको बीएड पेपर हैकर को भी सब्सक्राइब कर लेना है, वहां भी इस वीडियो को आपको देखने को मिलेगा। तो यदि आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फेसबुक चैनल का जो पेज है उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर सबको हमें फॉलो कर लीजिए। स्टार्टिंग करते हैं इस वीडियो को। तो आज की वीडियो है समान ज्ञान से आधारित, जिसे जीएसपी कहा जाता है। ठीक है? तो जीके जीएस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो आएंगे, 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, साथ ही साथ 50 क्वेश्चन के अंदर जो भी क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चन को भी हम याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्टिंग करते हैं इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का वर्णन है? तो भाषा देखिए, आप जानते हैं। अब लैंग्वेज कितनी है हमारे संविधान में? आप कहोगे 22 लैंग्वेज है। बहुत बढ़िया। अब 22 लैंग्वेज तो है, लेकिन उससे पहले कितनी थी? तो 2003 में कभी आ जाए कि जो 2003 थे उसमें 4 भाषाएं ऐड की गई थी, एक संशोधन हुआ था आर्टिकल। आप ये भी जानते होंगे कि जो भाषाओं का संविधान के आर्टिकल कौन से में है? आप कहोगे 343 से लेकर 351 के तहत। ठीक है? आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक राजभाषाओं का उल्लेख है। और जो एक मतलब कि संशोधन हुआ था 2003 में, उसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। उसके बाद हमारी भाषाएं अब वर्तमान में 22 हो गई थी। ठीक है? पहले कितनी थी? 18 थी। उसके बाद में 2003 में जो संशोधन हुआ उसमें क्या था? 4 भाषाएं ऐड कर ली गई, तो टोटल कितनी हो गई? 22 भाषाएं हो गई। तो यहां से उसके बाद में एक क्वेश्चन और आता है, जो आता है कि 22। अब आपको आर्टिकल तो पता चल गया कौन से आर्टिकल तहत राजभाषाओं को उल्लेख है, भाषाओं को उल्लेख है। साथ ही साथ ये कभी आ जाए कि कौन सी अनुसूची में भाषाएं रखी गई हैं, तो आप कहोगे 8वीं अनुसूची में इन भाषाओं को रखा गया है। कौन सी? 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किसमें है? 8वीं अनुसूची में। आर्टिकल की बात करें कौन से आर्टिकल में है, तो 343 से लेकर 351 तक। ठीक है? अब एक क्वेश्चन यहां से और बनता है, वो क्वेश्चन बनता है कि क्या अंग्रेजी भाषा को 8वीं अनुसूची में रखा गया है? अभी कभी आ जाए कि राजभाषा घोषित किया गया है। देखिए, अंग्रेजी है जो राजभाषा में रखा गया है, तो आप कहोगे अंग्रेजी को राजभाषा में नहीं रखा गया है, मतलब कि 8वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं रखा गया है। ठीक है?
वो एक अमान्य भाषा है, इस प्रकार से भी कह सकते हैं। तो किस भाषा को नहीं रखा गया है, ऐसे पूछेगा कि भाषा के अंतर्गत अब मतलब कि भारतीय संविधान में किस भाषा को नहीं रखा गया है, तो उसमें काफ़ी विकल्प होंगे। हिंदी भी होगी, अंग्रेजी भी होगी, मराठी भी। आप अंग्रेजी पे आप टिक लगाएंगे, इंग्लिश पर आप टिक लगाएंगे। आई होप यहाँ से आपके जो 5 क्वेश्चन थे वो क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, आर्टिकल वाला 343 से लेकर 351 तक, अनुसूची वाला 8वीं अनुसूची में, और आर्टिकल जो संशोधन हुआ था 2003 में, उसमें 4 भाषाएं ऐड की गई थी। साथ ही साथ जो चौथा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था अंग्रेजी भाषाएं, मतलब कौन सी भाषा नहीं दी गई है, तो वो अंग्रेजी भाषा नहीं दी गई है। उसके बाद में कौन सी कितनी भाषाएं हैं, वो है हमारी 22 भाषाएं। तो मतलब कि संविधान जो कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं, तो 22 भाषाएं। अब आप यहां से लगा सकते हैं कि एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन आपके यहां कंप्लीट हो गए। तो आई होप अब कभी भी आपके एग्जाम में भाषा से रिलेटेड या राजभाषा से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन आता है संविधान से, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुझे यह लगता है कि आप इस वीडियो को बहुत ज्यादा इमेजिंग तौर पर समझेंगे और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में देखिए कह रहा है वर्तमान में भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है। तो यहां बात की जा रही है थल सेना कौन सी होती है। अब जानते हैं थल सेना जो आर्मी वाली कहलाती है, एयरफोर्स नहीं, थल सेना नीचे वाली चलने वाली। अब इसके प्रमुख मतलब कि जनरल कौन है, इस प्रकार से भी कह सकते हैं। तो देखिए आपको यह पता होना चाहिए इससे पहले कौन थे और वर्तमान में पूछा गया है। वर्तमान में आपके मनोज मुकुंद नरवणे हैं। साथ ही साथ ये कब इन्होंने शपथ ली थी, ये बात होगा, कब उन्होंने पद अपना ग्रहण किया था, तो मैं पूरी डिटेल दूंगा। याद रखिए 31 दिसंबर को, कब किया था, 31 दिसंबर 2019 को इन्होंने शपथ ली थी, मतलब कि उन्होंने अपना पद ग्रहण किया था मनोज मुकुंद नरवणे ने। ठीक है, थल सेना के थे। उससे पहले कौन थे, उससे पहले यहां पे याद रखिए वो थे बिपिन रावत। कौन थे, बिपिन रावत की जगह पे मनोज मुकुंद नरवणे आए हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक बात और इसमें बता दूं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो जनरल बिपिन रावत थे, इनसे पहले जो बिपिन रावत थे थल सेना के अध्यक्ष, उन्हें क्या भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, स्टाफ में रखा गया था कि नहीं। बिपिन रावत को कभी भी आ जाए कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, तो आप खुद कहोगे कि आप टिक लगा के आओगे बिपिन रावत। आई होप यहां से 3 से 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के, देखिए आप इन क्वेश्चनों को बहुत अंदर तक घुसोगे तभी आप किसी भी एग्जाम में सक्सेस हो पाओगे। समझ में आ रहा है, तो इसलिए मैं आपसे बोलता हूं कि कोई भी मैं वीडियोस बनाता हूं तो उन्हें अच्छी तरीके से आप देखें और अच्छी तरीके से समझें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, और अपनी जो भी मित्र और मित्री है उन्हें दिखा दो कि हम जो करते हैं वो करके दिखा देते हैं। हम जो एग्जाम की तैयारी करते हैं वो करके दिखा देते हैं। अपनी जो भी आपकी मित्र है या फिर आपकी मित्री है उन्हें बोल दो यार अच्छे तरीके से पढ़ोगे ना तभी एग्जाम में सक्सेस हो पाओगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश दिलाता है। और ये किस आर्टिकल के तहत दिलाता है, आप कहोगे जो आर्टिकल होता है वो आर्टिकल 16 के तहत दिलाता है, मतलब कि 60 के तहत दिलाता है। समझ में आ रहा है। और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र, जब भी वो इस्तीफा देता है राष्ट्रपति, तो अपने उपराष्ट्रपति को क्या करता है, अपना त्याग पत्र देता है। आई होप समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। और भारत का जो राष्ट्रपति है वो 1 से अधिक बार नियुक्त किया जा सकता है, मतलब कि निर्वाचन किया जा सकता है, उसे चुना जा सकता है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति को एक ही बार चुना जाएगा, 1 से अधिक बार। वो काम अच्छा कर रहा है तो दोबारा से, फिर दोबारा से कर सकते हैं। तो यहां से इतने क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। LINUX क्या है, ये क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, एक ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करेंगे। कंट्रोल बी का कार्य क्या होता है। तो आपको पता होगा कंट्रोल बी का कार्य पेस्ट करना होता है और कंट्रोल सी का कार्य कॉपी करना होता है। कंट्रोल सी क्या कभी पूछ ले तो कंट्रोल सी का कार्य कॉपी करना होता है, कंट्रोल बी का कार्य पेस्ट करना होता है। और साथ ही साथ कभी ये क्वेश्चन पूछ ले कंट्रोल वी और कंट्रोल सी की खोज किसने की थी, आविष्कार किसने किया था। एग्जामर आपसे अंदर तक पहुंच सकता है, तो इस बात को हम याद रखेंगे। वो की थी लॉरी टेस्लर ने। किसने की थी,
लॉरी टेस्लर ने, याद रखेंगे किसने की थी, लॉरी टेस्लर ने इसकी खोज कर थी, या कह सकते हैं इसका आविष्कार किया था। किसने, कंट्रोल वी और कंट्रोल सी का। आई होप यहां से इतने क्वेश्चन जो बनते हैं आप इन क्वेश्चनों को आंसर करके आएंगे। यदि कभी भी एग्जामर आपसे आगे भी चलता है, आप जो सोच रहे हैं उससे भी आगे, तो आप उस अच्छी तरीके से करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन था। देखिए प्रथम था की बात करें, कौन था, ये वर्तमान की बात नहीं कहला, पहले की बात करें, पहले कौन था, तो आपको गए परम 8000, तो 8000। ओके, अब इसको मैं एक नाम, अब देखिए अब कभी भी एग्जामर पूछ ले कि भाई वर्तमान में कौन है, तो परम सिद्धि, याद रखिए वर्तमान में कौन सा है, परम सिद्धि। ठीक है, याद रखिए परम सिद्धि। परम सिद्धि क्या है, वर्तमान में सुपर कंप्यूटर है भारत का। ठीक है, तो परम सिद्धि, और कहे पहले सुपर प्रथम कौन था, तो परम 8000। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज राइट होगा। अब यहां से दो क्वेश्चन जो बनते थे वो यहां मैंने क्लियर करा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी, तो सर्व शिक्षा अभियान, अब यहां से देखिए अच्छे तरीके से कौन सा क्वेश्चन बनने वाला है, तो भारत में सर्व शिक्षा अभियान की जो शुरुआत की गई थी वो 2000 से लेकर 2001 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। लेकिन इसका लक्ष्य क्या था वो बात करेंगे। किसकी, उसमें प्रधानमंत्री कौन थे, तो मैं आपको बात बता दूं, उस समय जो पीएम थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। 2000 से लेकर 2001 के बीच में की गई थी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो प्रत्येक बच्चे को क्या करना था, शिक्षा देना था। प्रत्येक बच्चे को, जो प्रत्येक बच्चा है, जो वंचित बच्चा है शिक्षा से, उसे शिक्षा देना, शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान का प्रमुख उद्देश्य था। जो उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो बीजेपी के प्रधानमंत्री थे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनता है, दैत्य शासन, जिसे हम दोहरी शासन व्यवस्था कहते हैं, किसने समाप्त की थी, तो दोहरी शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया था। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, इस मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोहरी शासन जो व्यवस्था है उसे किसने समाप्त किया गया था और कब किया गया था, ऐसा भी पूछ सकता है कब किया गया था। तो ये 1772 में हुई थी, समाप्त कब हुई थी, 1772 में। अब आता है ये किसने की थी, आप इस बारे में अच्छी तरीके से याद रखेंगे। तो वोरेन हेस्टिंग ने इसको समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट रहेगा, इस बात को याद रखेंगे। और इसका एक जो अधिनियम था, किस अधिनियम के तहत इसे समाप्त किया गया था, तो वो था प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत इसे क्या किया गया था, समाप्त किया गया था। ओके, अब यहां से आपको कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर लगा के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से कौन महिला क्रिकेट की संबंधित नहीं है। अब देखिए क्रिकेट से संबंधित कौन सी महिला नहीं है, आपको यह बताना है। तो बात सही है, दीपिका कुमारी इज मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपका राइट होगा। ये क्रिकेट से संबंध नहीं है, ये तिरंगबाजी, आप जानते हैं तीर चलाने वाले तिरंगबाजी, उनसे संबंधित है। और इन्हें बात की जाए अच्छी तरीके से तो इन्हें 2016 में राष्ट्रपति जो थे प्रणब मुखर्जी थी, उन्होंने पद्मश्री से इन्हें पुरस्कार दिया था, पद्मश्री पुरस्कार दिया था। ठीक है, याद रखिए किसने, कभी भी पूछ रहा है कब किया था, 2016 में। किसने, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इन्हें क्या दिया गया था, पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, 2016 में, याद रखेंगे इस चीज को। आई होप यहां से कोई क्वेश्चन बनता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। देखिए पद्मश्री भी और अर्जुन पुरस्कार, ठीक है, किसमें, तीरंगबाजी में। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, डी इज राइट था। बाकी ये जितने भी आप देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, ये क्रिकेट से संबंधित है, बाकी वो क्रिकेट से संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, 10वां क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मिर्ची, देखिए यहां बोला जा रहा है कि मिर्ची म्यूनिक अवार्ड, ठीक है, 2020 म्यूनिक कंपोजर ऑफ द ईयर निम्नलिखित से किसे प्रदान किया गया था। तो आप इसको आंसर क्या लगा के आएंगे, आई होप आप मुझे क्लियर बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, क्लियर करके इसका आंसर देना है आपको। वो दिया गया था प्रीतम को, किसे दिया गया था, प्रीतम। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इज राइट होगा, जिसे पूरा नाम प्रीतम
चक्रवर्ती था। क्या था? प्रीतम चक्रवर्ती था। और इसकी एक फिल्म पुरस्कार कब दिया गया था? एक फिल्म थी कलंक। कलंक फिल्म के जो टाइटल ट्रैक था उसके लिए इन्हें क्या है? म्यूजिक कंपोजिशन ऑफ द ईयर, ठीक है, अवार्ड दिया गया था। इस बात को याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए यहां बोला गया है इग्नू, जो इग्नू के डिजिटल कोर्स का क्या नाम था? तो इग्नू, जो इग्नू है उसके डिजिटल कोर्स का क्या नाम है? आप इस कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर देंगे। तो वो है ई ज्ञान कोश। क्या है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट होगा। समझ में आ रहा है? तो इग्नू जो है वो ई ज्ञान कोश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कब पास हुई? तो राष्ट्रीय ग्रामीण योजना जो की गई थी वो कब पास हुई थी, इसके बारे में आपको बताना है। तो वो सितंबर 2005 में हुई थी और इसके लिए हम नरेगा भी कहा जाता है। और इसकी सिंपली बात की जाए तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम इसे कहा जाता है। और ये इसे नरेगा के नाम से भी जानते हैं, आप देखे होंगे गांव में। और ये क्या है? सितंबर 2005 में इसे स्थापित किया गया था, मतलब कि पास किया गया था। साथ ही साथ यहां बात करूं 2 अक्टूबर 2009 में, 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया था। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2009 में। ओके, यहां से इतना कोई क्वेश्चन बनता है तो आप उस क्वेश्चन का आंसर लगा के आएंगे। यह बात की जा रही है डोगरी भाषा बोली जाती है। तो डोगरी भाषा कहां बोली जाती है? आपको पता होगा, डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। आई होप यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि डोगरी भाषा कहां से बोली जाती है, तो आप बताएंगे डोगरी जो भाषा है वो जम्मू कश्मीर से बोली जाती है। और जो डोगरी भाषा है, याद रखिए, ये 2003 में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो जो डोगरी भाषा है उसे 2003 में, मैंने आपको बताया था 2003 में जो पहला क्वेश्चन बताया था उसमें ही इसे शामिल किया गया था। और लेकिन अब 2020 में, याद रखिए 2020 में जम्मू कश्मीर में 5 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। 2020 में 5 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। कौन कौन सी? पहली है कश्मीरी भाषा, डोगरी भाषा, उर्दू भाषा, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा को दर्जा दिया गया है 2020 में। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक लेखक कौन है? तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए, ए हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, तो इसके जो कह सकते हैं कि लेखक है, राइटर है, वो है सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ऑप्शन नंबर ए इज राइट रहेगा। और यहां से क्या थे? आप कह सकते हैं ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। साथ ही साथ दूसरे उपराष्ट्रपति भी रहे। प्रथम राष्ट्रपति और दूसरे उपराष्ट्रपति, सॉरी, प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे उपराष्ट्रपति ये लगातार रहे हैं। ठीक है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। साथ ही साथ इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। किससे? भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। और इनके जन्मदिन 5 सितंबर को पूरे देश में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 5 सितंबर को। 5 सितंबर को क्या होता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो यहां से आपको कोई भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में तो आप करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। EDUSAT कब लॉन्च किया गया था? आप ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये लॉन्च किया गया था वो 20 सितंबर 2004 को किया गया था। कब किया गया था? 20 सितंबर 2004 को लॉन्च किया गया था। और इसका जो पहले नाम था वो नाम था GSAT-3। ठीक है, का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? EDUSAT कर दिया गया था। और ये क्या है? याद रखिए, ये ISRO, जानते हो किसे कहते हैं? जिसे कहते हैं भारतीय अंतरिक्षीय अनुसंधान संगठन। ठीक है, इसके थ्रू इसे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे।
ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। और अब ये बोर्ड का नाम है एनसीईआरटी के अध्यक्ष कौन है? तो एनसीईआरटी एक बोर्ड है, आप जानते हैं, हिंदी बोर्ड भी कहा जाता है इसे, ठीक है। हाई स्कूल इंटर इसी से क्वेश्चन जो आपके होते हैं वो इसी एनसीईआरटी के तहत होते हैं, जो पेपर किए जाते हैं। अब इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष के बारे में आपको जानकारी रखना है। तो अध्यक्ष की बात करें वो ऋषिकेश सेनापति है, इसको हमेशा आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और एनसीईआरटी का जो कह सकते हैं कि जो फुल फॉर्म होती है वो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान अथवा प्रतिरक्षण परिषद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ओलंपिक पदक की बात कर रहे हैं। ओलंपिक जो पदक है जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो ओलंपिक पदक को जीतने वाली पहली महिला जो कौन थी उनके बारे में आपको जानकारी रखनी है, और कब जीता गया था उसको भी अब देखना है। तो देखिए, कर्णम मल्लेश्वरी को पहला महिला मानी गई है पदक जीतने वाली। ये कब जीता था इन्होंने जीता गया था 2000 में। कब जीता था? 2000 में, ठीक है। और कौन सा पदक जीता था? तो आ जाता है कांस्य पदक जीता था, ठीक है। इससे यहां से ये क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस क्वेश्चन देखिए, वीडियो को अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनपीई 1986 प्रोग्राम ऑफ एक्शन की समीक्षा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, एनपीई की फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एजुकेशन के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो जो प्रोग्राम हुआ था 1986 में, उसके जो अध्यक्ष थे उसे राममूर्ति थे। कौन थे? आचार्य राममूर्ति, इनका पूरा नाम है आचार्य राममूर्ति। कौन थे? राममूर्ति थे। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि 2020 में अभी आपको पता है एक नई शिक्षा नीति आई है। उस नई शिक्षा नीति जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे ये भी कह सकते हैं एनईपी आया है, और ये क्या है 34 वर्ष बाद आई है। उससे पहले सबसे पहले जो हमारी शिक्षा नीति जो बदलाव किया गया था वो 1968 में किया गया था पहला। उसके बाद में जो दूसरा बदलाव किया गया था हमारी शिक्षा नीति में वो 1986 में किया गया था। और उसके बाद में अब जो तीसरा बदलाव किया गया है वो 2020 में किया गया है। और इसमें क्या है, ये क्या है, इन दोनों को जो बीच का अंतर है वो 34 वर्ष बाद किया गया है। कभी भी आता है कि कितने वर्ष बाद हमारी शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है 2020 में, तो याद रखिए 34 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 34 वर्ष बाद बदलाव किया गया है। और मैं आपको बता दूं, ये हमारी तीसरी शिक्षा नीति है 2020 में आई है। और इसमें क्या किया गया, एनईपी 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो है नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो याद रखिए, जो एक नाम बदला गया है 2020 में एनईपी द्वारा, ठीक है, तो क्या कर दिया गया है, वो कर दिया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। यहां से इतने जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको सारे कवर करा दिए, इससे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो आपको पता है प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, लेकिन प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, क्वेश्चन कभी पूछ लेता है। तो आप लिखिए 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो आई होप यहां से यदि ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जामर तो आप उसका क्वेश्चन लगा के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सर्वदाता। याद रखिए, सर्वदाता की बात की जा रही है। तो देखिए, सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो सर्वदाता ब्लड ग्रुप की बात की जा रही है। सबसे मतलब कि सबसे सर्वदाता, सबको देने वाला दाता, तो उसे कहते हैं ओ नेगेटिव, ओ माइनस। ओके, अब इसमें क्या होता है, ओ माइनस के अंदर क्या क्या होता है आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो ओ माइनस के अंदर जो प्रतिरक्षी होती है, जो प्रतिरक्षी होता है, कह सकते हैं जो प्रतिरक्षी होता है वो ए बी होता है। क्या होता है? ए बी होता है। और प्रति जो जन होता है क्या होता है? प्रतिरक्षी ए भी उपस्थित होता है, बल्कि क्या होता है इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत बात कर रहा हूं, ओ माइनस के अंतर्गत जो प्रतिजन होता है ए बी वो अनुपस्थित होता है, मतलब कि उपस्थित नहीं होता है। और साथ ही साथ क्या होता है, आर एच जो फैक्टर होता है वो भी ब्लड ग्रुप ओ माइनस में अनुपस्थित होते हैं, केवल प्रतिरक्षी ए बी क्या होता है, उपस्थित होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इसलिए इसे क्या सर्वदाता ब्लड कहा जाता है, ग्रुप कहा जाता है।
और एक क्वेश्चन और आपसे बनता है कि सर्वग्राही कौन है, तो सर्वग्राही जो ब्लड ग्रुप है वो AB+ है। यहां से कोई भी क्वेश्चन बनता है आप उस क्वेश्चन का आसानी से आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो देवधर ट्रॉफी की बात की जा रही है, कौन से खेल से संबंधित है आपको बताना है। तो देवधर जो ट्रॉफी है वो क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। और ये कैसी ट्रॉफी है? आप कहोगे ये घरेलू कैसी है? एक घरेलू ट्रॉफी, एक क्रिकेट प्रतियोगिता है, मतलब कि घर में खेली जाने वाली एक प्रतियोगिता है, ठीक है। और इसको बात कह सकते हैं किसके नाम पर रखा गया है। कभी आ जाता है कि देवधर ट्रॉफी किसके नाम पर रखी गई है, तो आप याद रखिए DB देवधर के नाम पर रखी गई है। किसके नाम पर? DB देवधर के नाम पर रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? आप लगा के आएंगे, वो है गुजरात। गुजरात रात भर चलते रहे लेकिन क्या हुआ? तट पार नहीं। इस प्रकार से याद कर सकते हैं, सबसे लंबी रेखा, तट रेखा वाला जो राज्य है वो गुजरात है। ये पहला राज्य की बात करूंगा। यदि कभी आ जाए कि दूसरा राज्य कौन सा है सबसे लंबी तट रेखा वाला, तो आप लगाओगे आंध्र प्रदेश पर। ये दूसरा सबसे लंबी रेखा वाला, तट रेखा वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यहां से इतने क्वेश्चन बन जाते हैं। यहां बात करेंगे प्रथम महिला DGP कौन बनी थी? तो देखिए 23वें क्वेश्चन का आंसर, प्रथम महिला, भारत की प्रथम महिला DGP कौन बनी थी? तो आप इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे? आई होप वीडियो पसंद आती होगी तो लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहां बात करेंगे कंचन चौधरी भट्टाचार्य, ये क्या थी? ये पहली महिला थी DGP। अब यहां ये क्या किसकी थी? आप कहोगे ये यूके की थी, मतलब कि उत्तराखंड की थी, और साथ ही साथ भारत की भी रही हैं, यूके और भारत की, ठीक है, पहली है। ओके, वैसे उत्तराखंड की ये है। ओके, पहली थी महिला DGP। उसके बाद में आता है सूरत में चरमपंथी, देखिए चरमपंथी और नरमपंथी जो विभाजन हुआ था वो कब हुआ था, ये आता है। तो विभाजन हुआ, कब विभाजन हुआ? चरमपंथी और नरमपंथी। ये क्या हुआ था? एक कांग्रेस की एक पार्टी थी, चरमपंथी और नरमपंथी कह सकते हैं, और ये जो विवाद हुआ था वो 2007 में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इज राइट होगा। लेकिन ये देखिए कभी कभी आता है कि चरमपंथी और नरमपंथी के अध्यक्ष कौन थे, उसमें अध्यक्ष कौन थे, ये भी अध्यक्ष पूछ सकता है कि चरमपंथी के अध्यक्ष कौन थे। तो आपके बात करूं तो जो चरमपंथी के जो अध्यक्ष थे वो लाला लाजपत राय थे, जबकि नरमपंथी के जो अध्यक्ष थे वो बिहारी घोष थे, ठीक है। तो यहां से इतना क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पांडिचेरी निम्न में से कॉलोनी थी, तो किसकी कॉलोनी थी? आप जानते हैं फ्रांसिस की कॉलोनी थी, फ्रेंच की कॉलोनी थी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। जो पांडिचेरी थी वो किसकी कॉलोनी थी? तो वो थी फ्रेंच की। ऑप्शन नंबर फ्रांसिस की कॉलोनी थी। ओके, तो यहां से ये क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एग मार्क क्या है? देखिए एग मार्क होता क्या है, इसको याद रखिए। एग मार्क है वो क्या है? तो एग मार्क एक क्या है? प्रमाणिक चिन्ह है, मतलब कि कोई सरकार द्वारा या ऑफिशियल द्वारा एक दिया गया एक चिन्ह होता है। क्या होता है? एक चिन्ह होता है, जैसे एग मार्क कहते हैं। जैसे किसी न किसी कंपनी का एक चिन्ह होता है, एक लोगो होता है, जैसे हमारे चैनल का एक लोगो है। तो क्या है? ये एक ऑफिशियल सिस्टम होता है, ठीक है। तो एक क्या होता है? एक प्रमाणिक चिन्ह होता है, हमारा एक प्रमाण है, इसका चिन्ह होता है, ठीक है। और ये क्या होता है? जो एकमार्क का चिन्ह जो होता है वो क्या होता है? याद रखिए, जो कृषि खाद उत्पादक होते हैं, जैसे कि खाद वगैरह हो गई, DAP हो गई, यूरिया हो गई, उसमें क्या होता है? उत्पादक की गुणवत्ता से संबंधित होता है, कृषि के गुणवत्ता से संबंधित, खाद से गुणवत्ता से। उसमें क्या होता है कि वो अधिक गुणवत्ता वाला चिन्ह होता है, मतलब कि उससे क्या होता है कि अधिक से अधिक वो क्या है? मुनाफा, मतलब कह सकते हैं वे उत्पाद जो कुछ निर्धारित मानकों को खरे उतरते हैं। मतलब कोई ऐसे उत्पाद हैं जो किसी मानक, जैसे हमारे खेती गेहूं धान कर रहे हैं, उस पर बहुत खरे उतरते हैं, बहुत लाभ पहुंचाते हैं, उन्हें बहुत विटामिन मिनरल देते हैं, ठीक है, ऐसे मानक चिन्ह कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 27वां क्वेश्चन है, एशियन ड्रामा पुस्तक किसने लिखी थी? तो आप जानते हैं, तो किसने लिखी है या लिखी थी, बात वही है। तो 27 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे।
तो वो लिखी थी गुंगार, देखिए याद रखिए, सॉरी यहां देखिए गुनार ने, किसने लिखी थी? गुनार मृडल ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, संविधान कब अपनाया गया था? कब अपनाया गया था, अपनाने की बात की जा रही है यहां, और कब लागू किया गया था, लागू करने की बात करें तो अलग होगा। कब अपनाया गया था? आप कहोगे 26 नवंबर 1949 को। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। बाकी 26 जनवरी, देखिए सॉरी 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया गया था? लागू किया गया था। क्या किया गया था? लागू किया गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। तो आंसर इसका जो अपनाने की बात है वो बी ऑप्शन राइट है। लागू कब किया गया था पूछ लेता तो 26 जनवरी 1950 को। आप पूछ लेता है कि हमारे संविधान के अंतर्गत जब लागू किया गया था तब क्या क्या था संविधान के अंतर्गत, तो आप क्या करेंगे? संविधान के अंदर जब लागू किया गया था या फिर अपनाया गया था, उस समय हमारे संविधान के अंतर्गत 22 भाग थे। ठीक है, आर्टिकल्स की बात करें 395 आर्टिकल थे, 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी कर दी गई है? 12। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। तो यहां से इतने क्वेश्चन बनते हैं वो आपको क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यह कह रहा है किस भारतीय न्यायाधीश को ग्रीन जज की संज्ञा दी गई थी? तो किसको ग्रीन जज की संज्ञा दी जाती है या दी जाती है या फिर गई है? ठीक है, तो किसको मतलब दी गई है? तो आप कहोगे कुलदीप सिंह को। किसे दी गई है? कुलदीप सिंह को। क्यों दी गई है इसको भी दिखेंगे, क्योंकि ग्रीन जज की संज्ञा तब देंगे जब वो पर्यावरण से रिलेटेड कोई बात करेगा। तो उन्होंने पर्यावरण के सुधारने के लिए बहुत सारे नियम दिए, इसीलिए बहुत सारे कार्य किए कह सकते हैं। तो इसीलिए कुलदीप सिंह को ग्रीन जज की संज्ञा दी गई थी। आई होप यहां से कितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की राजधानी जो कलकत्ता से दिल्ली स्थापित कब की गई थी? कह सकते हैं स्थापित की गई थी एक स्थान से, मतलब कलकत्ता से दिल्ली को स्थानांतरित की गई थी। तो कब की गई थी? एक स्थान से दूसरे स्थान को कह सकते हैं ट्रांसफर की गई थी। तो कब की गई थी? तो ये था आपका कब की गई थी, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये की गई थी 1911 में। कब की गई थी? 1911 में, कलकत्ता से दिल्ली। अब उस समय किसने की थी? तो आप कहोगे एक दिल्ली में बैठक हुई थी जिसमें ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम, क्या थे? ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और एक महारानी मैरी थी। उन्होंने क्या किया था 1912 में, याद रखिए 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। कभी यह पूछे गए कि कोलकाता से दिल्ली कब स्थापित की गई थी, स्थानांतरित की गई थी, बदली गई थी? तो आप कहोगे 1911 में। जो पूर्ण रूप से बन गई थी कब बनी थी? कभी पूछ ले कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी, तो आप कहोगे 1912 में। ठीक है, एक साल बाद बन गई थी। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। इससे यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम बनती है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो 31वें क्वेश्चन का आंसर सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में देंगे, वो है लाल कृष्ण आडवाणी। तो इनको क्या कहा गया था? माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं, राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में कितने पिन कोड क्षेत्र में विभाजित किया गया है? तो भारत को कितने पिन कोड क्षेत्र में विभाजित किया गया है? तो आप कहोगे 9 पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो पिन कोड जानते हैं, जिसे पिन कोड डाक कोड कहा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म पिन कोड को हम पोस्ट इंडेक्शन नंबर कहते हैं। और साथ ही साथ जो पिन कोड होता है वो 6 डिजिट का होता है, 6 नंबर का होता है। जैसे कि 2 ये नंबर हो गए, इस प्रकार से 6 नंबर का होता है। ठीक है, और उसके बाद में क्या होगा? अब बात की जाए ये जो पिन कोड है इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो आप कहोगे 15 अगस्त कब की गई थी? 15 अगस्त 1972 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, 15 अगस्त 1972 में। तो कितने थे भारत में, कितने हैं अभी विभाजित हैं? तो आप कहोगे 9। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी, मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी?
और इसका मुख्यालय कहां है? तो हेनरी ड्यूनेंट ने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। और बात करूं इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। कहां है? जिनेवा। कहां है? जिनेवा में है, जो स्विट्जरलैंड के अंतर्गत पड़ता है। बात करूं इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब कि जो रेड क्रॉस है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वो है जब युद्ध होता है ना, जब दो देशों के बीच में युद्ध होता है या फिर कोई महामारी आती है, तो उस समय जो रेड क्रॉस है उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि उन्हें क्या है, सहायता प्रदान करना, या फिर कोई घायल हो गए युद्धों में उनकी सहायता प्रदान करना रेड क्रॉस की मुख्य उद्देश्य होता है। आई होप यहां से आप समझ चुके होंगे कि हेनरी ड्यूरेंट ने इसकी स्थापना की थी और ये जिनेवा में स्थित है, जिनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध में घायल लोगों की सहायता करना, साथ ही साथ महामारी के टाइम विभिन्न देशों की महामारी जब फैलती है, अभी कोरोना फैला था, इसमें बहुत योगदान रहा है। तो इस प्रकार से आप इसको समझ पाएंगे। सिस्मोलॉजी संबंधित होती है, तो सिस्मोलॉजी आप जानते हैं ये भूकंप से संबंधित होती है। तो जब भूकंप से संबंधित है तो भूकंप की ये क्या है, ये भौतिक विज्ञान या भौतिक भूगोल की एक प्रमुख शाखा सिस्मोलॉजी है। ठीक है, अब ये क्या होता है इसको अच्छे तरीके से समझिए। इसके अंतर्गत क्या होता है, भूकंप के जो वैज्ञानिक संबंधित जो तथ्य होते हैं, कह सकते हैं कुछ विशेषताएं होती हैं, वो उसमें प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो यहां जानते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो संबंध होता है वो किस चीज से होता है? वो होता है ओजोन परत से होता है। किससे होता है? ओजोन परत से। क्यों? जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, अब मैं आपको बता दूं। संबंध तो हमारा ओजोन परत से होता है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि जो ओजोन को जो हानि पहुंचाने वाले जो तत्व होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं जो हानि पहुंचाते हैं, उनको रोकने का कार्य मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल करता है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, यहां से इतने क्वेश्चन बन जाते हैं। और ये क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। याद रखिए, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय संधि है। ओके, आई होप यहां से कोई क्वेश्चन बनता है तो आप क्वेश्चन को राइट करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वो है लोकसभा के प्रथम महिला स्पीकर कौन है? तो प्रथम लोकसभा की पहली कौन थी? तो आप आसानी से इसको बना के एक्चुअली लगा के आएंगे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। श्रीमती मीरा कुमारी। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। प्रथम महिला जो स्पीकर है वो मीरा कुमारी हैं। ओके, और ये कब बनी थी मैं आपको बता दूं, सबको जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है। ये 2009 से लेकर 2014 तक ये रही थी। ओके, 2009 से लेकर 14 तक। और ये क्या थी, ये कांग्रेस की नेता थी। क्या थी? ये कांग्रेस की नेता थी। आई होप आपको यहां से कोई क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन को राइट करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बजट 2019-2020 के अनुसार दुग्ध उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य कब तक है? तो 2025 तक दूध को दोगुना करने का लक्ष्य है। और भारत पूरे विश्व का प्रथम नंबर पर दूध उत्पादन का देश माना जाता है। आई होप यहां से कोई क्वेश्चन बनता है तो आप करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 38वां क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त जो GOMSTHA को ए कौन थी? तो आप लगा सकते हैं गोमिस्ता कौन थी, इस प्रकार से भी कह सकते हैं, या फिर GOMASTHA कौन थी। ओके, इसकी बहुत बड़ी फुल फॉर्म है। और इसकी बात करेंगे तो ये जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो है बुनकर पर्यवेक्षक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट रहेगा। ओके, यहां से इतना ही क्वेश्चन बनेंगे, ज्यादा नहीं बनता है। नियुक्त कब कौन थी, तो आप लगा सकते हैं नियुक्ति किसने की थी, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन के चुनी गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो है टोबा टैक। याद जाते हैं टोबा टैक सिंह पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्वेश्चन यार कुछ पुस्तकें भी आती हैं, तो इसलिए इन पुस्तकों को भी हम जो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं आपको वो पूरा कराएंगे। तो 39वें क्वेश्चन की बात करेंगे, आंसर कौन देने वाला है? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट रहेगा। ठीक है, शहादत सहन मंटलो। ओके, तो क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन क्या रहने वाला है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। नरेंद्र मोदी सरकार ने पहली बार शपथ कब ली थी? तो नरेंद्र मोदी सरकार ने पहली बार शपथ कब ली थी, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कब ली थी?
मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो वो ली गई थी 26 मई को। ओके, ऑप्शन नंबर क्या है, सी इज राइट है। 26 मई 2014 को शपथ ली गई थी, 2014 में पहली बार। और दोबारा से जो शपथ ली है वो 30 मई को ली गई है। कब ली गई है, 30 मई 2019 को, ठीक है। 30 मई 2019 को कब ली गई थी, 30 मई 2019 को दोबारा से उन्होंने क्या है, प्रधानमंत्री के लिए शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। वर्ष 1819 में महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह, जो आंदोलन चलाया गया था, किसके समर्थन में था। तो आप कहोगे वो मजदूरों के समर्थन में था। किसके, मील मजदूरों के, जो अहमदाबाद में मील मजदूर थे, उनके समर्थन में 1918 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह समर्थन दिया गया था। ओके, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 राइट था। ये महात्मा गांधी का क्या था, प्रथम अनशन था। क्या था ये, प्रथम अनशन था, प्रथम लड़ाई थी। ओके, इस प्रकार से भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, आपको पता है लीवर है। और ये लीवर कितनी, 1.4 किलोग्राम का होता है, आपको ये पता है। और लीवर से यूरिया का संश्लेषण होता है, साथ ही साथ पित्त का श्रावण होता है और यूरिया का संश्लेषण होता है। 2 पॉइंट यहां से बन जाते हैं। यदि क्वेश्चन आता है तो आप इस क्वेश्चन को आई होप करके आएंगे। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया ओपन कह सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 में पुरुष एकल का खिलाफ किसने जीता है। देखिए, पुरुष एकल का खिलाफ किसने जीता है, और यही पूछ लेता कभी 2020 में महिला एकल का खिलाफ किसने जीता है। तो पहले पुरुष की बात करेंगे, उसके बाद महिला की, ठीक है। तो पहले ऑप्शन की बात करेंगे। डी इज राइट कौन सा रहने वाला है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। नोवाक जोकोविच ने क्या है, महिला कह सकते, सॉरी पुरुष एकल खिलाफ जीता है। अब बात करेंगे महिला किसने जीता है 2020 में। तो देखिए, ये जो पुरुष थे वो ऑस्ट्रेलिया के थे, ठीक है। अब बात करेंगे, एक महिला थी, वो थी हमारी अमेरिका की, ठीक है, जिसका नाम था, देखिए यहां दे रखा है, सूफिया केनिन। सूफिया केनिन क्या थी, ये महिला थी, ठीक है। महिला एकल खिलाफ जीता है सूफिया केनिन ने, और पुरुष एकल खिलाफ जीता है नोवाक जोकोविच ने, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बनते हैं, महिला वाला और पुरुष वाला, तो आप इस क्वेश्चन को राइट लगा के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फिरोज शाह टोकला स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या देने वाले हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो वो रखा गया है अरुण जेटली के नाम पर। क्या रखा गया है, अरुण जेटली के नाम पर इसको रखा गया है। और यहां से कोई क्वेश्चन बनता है तो आप राइट लगा के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति को क्या कहते हैं। आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति को क्या कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में से एक बार जरूर बताइए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट रहेगा, ठीक है ना, पेंडा पंडुगा, ठीक है, कहा जाता है मकर संक्रांति को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से कौन सा गर्म जलधारा नहीं है। तो देखिए, गर्म जलधारा कौन सी नहीं है, तो केनारी। क्या नहीं है, केनारी क्या है, ये गर्म जलधारा नहीं है, क्योंकि एक ठंडी जलधारा है। और ये क्या है, ये मैं कह दूं, जो पूर्वांचल अफ्रीका है उसके उत्तर पश्चिमी तट के सहारे बहती हुई कैनारी द्वीप में निकलने वाली एक, ये क्या है, एक धारा है, जिसके नाम से कैनारी द्वीप में निकलती है, इसीलिए इसे कैनारी धारा कहा जाता है। ये क्या है, एक ठंडी धारा है। और उन्होंने पूछा है गर्म धारा नहीं है, तो गर्म धारा नहीं है, तो गर्म धारा ये भी है, ये भी है, ये भी, लेकिन ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, बी, कैनारी धारा। ऑप्शन नंबर क्या है, बी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। हवा में ध्वनि की गति लगभग कितनी होती है। तो आप कहोगे 330 मीटर प्रति सेकंड होती है हवा में ध्वनि की गति। और कभी भी एग्जामर ये पूछ ले कि निर्वात में हवा की गति कितनी होती है, तो निर्वात में हवा की गति 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है, तो भारत का पहला जो परमाणु रिएक्टर था वो दोस्तों अप्सरा था। क्या था, अप्सरा था। और इसको मैं कह सकता हूं, इसे किसके द्वारा
लॉन्च किया गया था या फिर बनाया गया था या फिर डिजाइन किया गया था, इस प्रकार से भी कह सकता हूं अप्सरा को। तो वो किया गया था BARC द्वारा, जिसे हम कहते हैं भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ठीक है, हिंदी में इसे कहेंगे। और यहां से क्या बनता है, कभी कभी ये पूछ लेता है ये किसकी सहायता से बनाया गया था, किसकी सहायता थी इसे बनाने के लिए। तो वो थी यूनाइटेड किंगडम की पूरी सहायता थी अप्सरा को परमाणु रिएक्टर को बनाने की। ये 4 सितंबर, याद रखिए, सॉरी 4 अगस्त 1956 से स्टार्ट हुआ था और 2009 में बंद हुआ था। ओके, इस बात को हमेशा याद रखेंगे। उसके बाद में इससे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वो है अफ्रीका, जो अफ्रीकी भाषा मुख्य बोली जाती है। तो अफ्रीकी भाषा कहाँ बोली जाती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो वो बोली जाती है पश्चिमी अफ्रीका में। अफ्रीकी भाषा पश्चिमी अफ्रीका में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कैसी लगी इसकी वीडियो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यहाँ है मौलिक अधिकार किस भाषा में है। तो मौलिक अधिकार कितने, देखिए किस भाषा में है, मतलब किस कहाँ से लिया गया है, इस प्रकार से पूछ सकता है। कितने भाग हैं ये पूछ सकता है, और साथ ही साथ ये पूछ सकता है ये कौन से आर्टिकल के तहत भी रखे गए हैं। मैं सारी जानकारी दूंगा। तो भाग की बात की जा रही है तो यहाँ भाग नंबर 3 में है, याद रखिए मौलिक अधिकार है वो भाग नंबर 3 में है। और ये आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में है। 12 से 35 तक क्या है, आर्टिकल रखे गए हैं। और हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनकी जो संख्या की बात की जाए कितनी है, किस ठीक है वो कितनी है, 6 रखी गई। पहले 7 थी, 7 में हमारा क्या था, वो था संपत्ति का अधिकार, वो खत्म कर दिया गया है, अब 6 रह गए हैं मौलिक अधिकार। तो कौन कौन से हैं, पहले है स्वतंत्रता, कह सकते हैं स्वतंत्रता नहीं, पहला जो है वो है समानता का अधिकार, वो है 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो 19 से लेकर 22 तक है। शोषण विरुद्ध का अधिकार है वो 23 से लेकर 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। संस्कृति शिक्षा संबंधी का अधिकार जो है वो 29 से 30 तक है। और संवैधानिक जो जिसे कहते हैं उपचारों का जो अधिकार है वो आर्टिकल 32 के तहत रखा गया है। तो आई होप यहां से आपका कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप सारे क्वेश्चन करके आएंगे। मुझे लगता है आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी तो एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। कोई प्रॉब्लम नहीं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।